दोस्तों, आज जो मैं मूवी लेकर आया हूँ उसके बारे में अब मैं आपसे क्या ही कहूँ। भाई साहब, इस फिल्म के ट्विस्ट और थ्रिल ने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। यकीनन मलयालम सिनेमा से जब भी कोई मास्टरपीस आती है, एक गहरी छाप छोड़े बिना नहीं जाती। खैर, ये तो जब आप इसको देखोगे तो कमेंट्स में बता ही दोगे। बाकी इस फिल्म को IMDb पर 8.2 की शानदार रेटिंग्स मिली है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल की मूवी है ये। बाकी एक चीज मैं पहले ही बता दूं, जब आप ये मूवी देखो तो ध्यान इसी पे रखना, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि ध्यान भटका तो गई भैंस पानी में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत होती है 1940 के आसपास। पुर्तगाल से आई एक औरत एंड्रिया आधी रात को अपने नौकरों के साथ एक घने जंगल में पहुंचती है। उनके साथ दो लाशें हैं, एक आदमी और एक जवान लड़की की। इन दोनों को यहाँ चुपचाप दफनाया जाने वाला है। जो आदमी मरा पड़ा है वो कोई और नहीं, एंड्रिया का पति जेम्स है। जेम्स का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और एंड्रिया ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। गुस्से में उसने दोनों की हत्या करवा दी ताकि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेकिन एंड्रिया की नफरत इतनी गहरी है कि वो मरने के बाद भी जेम्स को उसकी प्रेमिका के साथ नहीं रहने देना चाहती। इसलिए वो लड़की की लाश को अलग जगह दफन करने का फैसला करती है। पर जैसे ही वो लोग वापस जेम्स की बॉडी के पास लौटते हैं, लाश गायब होती है। मतलब साफ है, जेम्स पूरी तरह मरा ही नहीं था, किसी तरह वहां से घिसट कर निकल गया। अब एंड्रिया और उसके नौकर पागलों की तरह उसे ढूंढने लगते हैं। वो चीखते हुए पुकारती है, जेम्स, मेरे प्यारे हस्बैंड, कहाँ हो तुम? चलो बाहर आओ, मुझे एक किस दो। इस अजीब सी आवाज से ये भी समझ आता है कि एंड्रिया उम्र में जेम्स से काफी बड़ी है। शायद यही वजह रही कि जेम्स किसी कम उम्र की लड़की की तरफ खिंच गया। कुछ ही देर में एंड्रिया उसे ढूंढ निकालती है और इस बार बिना कोई मौका दिए उसका गला काटकर खत्म कर देती है। सीन कट होता है और कहानी आती है प्रेजेंट में। कुछ दोस्त उसी जंगल में शिकार के लिए आते हैं। काफी देर भटकने के बाद एक लड़की को झाड़ियों के पीछे एक जंगली सुअर नजर आता है, लेकिन पलक झपकते ही गायब हो जाता है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है और घबराहट में वो उसी दिशा में फायर कर देती है, लेकिन गोली किसी जानवर को नहीं, एक इंसान को लगती है। वो आदमी पूरी तरह कीचड़ और दलदल से सना हुआ होता है, जैसे किसी खतरनाक जगह से जान बचाकर भाग रहा हो। गोली लगते ही वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर बाकी सबके होश उड़ जाते हैं और जैसे ही उसका खून जमीन को छूता है, जंगल फिर से रिएक्ट करता है। काले बादल छा जाते हैं, पेड़ अपने आप हिलने लगते हैं और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगती है। एक औरत की आवाज बार बार पुकारती हुई। यहीं से एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर आनंद की। वो कोच्चि में पोस्टेड एक पुलिस ऑफिसर है और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। कुछ ही दिनों में डिलीवरी होने वाली है, लेकिन इसी बीच उसका ट्रांसफर एक दूर के गांव में कर दिया जाता है। आनंद परेशान है। उसे चिंता है कि उसके जाने के बाद पत्नी का ख्याल कौन रखेगा, लेकिन उसकी पत्नी उसे समझाती है कि पास वाली आंटी और उसकी माँ दोनों साथ हैं, सब संभाल लेंगे। मन मारकर आनंद नई पोस्टिंग के लिए निकल पड़ता है। आगे सड़क खत्म होने पर उसे जीप लेनी पड़ती है। उसी जीप में एक अजनबी भी बैठा होता है। रास्ते में आनंद अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क नहीं मिलता। तब वो आदमी बताता है कि यहाँ सिर्फ BSNL ही चलता है। वो अपना फोन उसे देता है, कॉल लगती है और दूसरी तरफ से खबर मिलती है कि आनंद को एक बेटी हुई है। ये सुनते ही उसकी खुशी चेहरे पर साफ झलकने लगती है। लेकिन तभी अचानक जीप का ड्राइवर ब्रेक मारता है। सामने से एक आदमी सड़क क्रॉस कर रहा होता है और वो सीधा जीप से टकरा जाता है। देखने से लगता है वो कोई पुलिस वाला है जो जंगल की तरफ से भागते हुए आया था। आनंद तुरंत एक्शन में आता है और उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचवाता है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर अशोकन वहां पहुंचता है। यही वो शख्स है जिसके अंडर आनंद को काम करना है। दोनों की पहली मुलाकात यहीं होती है। आनंद पूरा एक्सीडेंट समझाता है। अशोकन सीनियर था पर उसका स्वभाव काफी फ्रेंडली है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि आनंद अभी अभी पिता बना है और अपनी बेटी को देखे बिना ही ड्यूटी पर आ गया। वो हल्के मजाक में कहता है, इतनी भी क्या जल्दी थी, पहले घर जाकर पत्नी और बच्ची को देख तो लेते। आनंद मुस्कुराकर मना कर देता है, कहता है, सब एडजस्ट हो जाएगा सर, क्या करे, हमारी जोब ही ऐसी है। तभी एक और पुलिस वाले का कॉल आता है। खबर मिलती है कि जंगल में एक अज्ञात आदमी की लाश मिली है। ये सुनते ही अशोकन, आनंद और कांस्टेबल रेजी तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। वहां वही डेड बॉडी मिलती है जिसे हमने पहले गोली लगते देखा था। अशोकन बिना देर किए फॉरेंसिक टीम को बुलाने और उस आदमी की पहचान निकालने का आदेश देता है। रेजी बताता है कि कुछ देर पहले वो 2 पुलिस वालों के साथ यहाँ पेट्रोलिंग कर रहा था। तभी उन्हें 3 लड़के और 2 लड़कियां जंगल में दिखे, शायद शिकार के लिए आए थे। उसने उन्हें रोका और साफ मना किया कि यहाँ आना अलाउड नहीं है, लेकिन उनमें से एक लड़का बदतमीजी करने लगा। पहले से चिढ़े हुए रेजी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने उसे पीटना शुरू कर दिया। उसी झड़प के बीच उनकी नजर पास पड़ी एक लाश पर गई और मामला वहीं से उलझ गया। अब तीनों थाने लौट रहे होते हैं। रास्ते में एक्सीडेंट में घायल हुए पुलिस वाले का वोकी टोकी आनंद के पास होता है। तभी अचानक उसमें से आवाज गूंजती है, हेलो सर।
मेरा नाम स्टीफन है, मैं तमिलनाडु पुलिस में ऑफिसर हूँ। मैं बुरी तरह जख्मी हूँ, जंगल के बीच फंसा हूँ, चल भी नहीं पा रहा, प्लीज मेरी मदद करिए। आवाज में इतनी घबराहट होती है कि सब चुप हो जाते हैं। अशोकन तुरंत पूछता है, तुम वहाँ अकेले कैसे फंस गए? स्टीफन जवाब देता है, वो अकेला नहीं था, 5 पुलिस वाले कुछ कैदियों को ट्रांसफर कर रहे थे। रास्ते में कुछ कैदी भाग निकले और उन्हें पकड़ने के लिए वो सब जंगल में घुस गए, लेकिन झड़प में उसके सारे साथी मारे गए। अब वो अकेला बचा है। अशोकन शक के साथ पूछता है, तुम किस थाने से हो? क्योंकि ये इलाका केरल और तमिलनाडु बॉर्डर पर आता है। स्टीफन अपना स्टेशन बताता है और लोकेशन समझाते हुए कहता है कि जंगल के बीच एक बड़ा सा कब्बे यानी किसी देवता की मूर्ति वाला स्थान है, वो उसी के पास पड़ा है। ये सुनते ही अशोकन फैसला करता है कि उसे बचाने जाना होगा। तीनों उस मूर्ति की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रेजी का शक और बढ़ जाता है। वो बार बार कहता है, सर ये पूरा मामला जाल लग रहा है। अगर वो सच में पुलिस वाला होता तो अपने स्टेशन को कॉल करता, उसके पास खुद का फोन होना चाहिए था। यहाँ जाना रिस्की है। लेकिन आनंद अलग सोचता है। वो कहता है, वो भी हमारी तरह पुलिस वाला है, उसकी जान बचाना हमारा फर्ज है। पता नहीं किस हालत में होगा, कोशिश तो करनी चाहिए। बहस के बाद तीनों आखिर उस बड़ी मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं। अशोकन वॉकी टोकी पर बोलता है, स्टीफन हम मूर्ति के पास हैं, अपनी सही लोकेशन बताओ। उधर से जवाब आता है, मूर्ति के पास जो बड़ा पेड़ है मैं वहीं पड़ा हूँ। रेजी फिर रोकता है, सर मुझे अभी भी सब संदिग्ध लग रहा है, पहले कंफर्म कर लेते हैं कि वो सच में पुलिस वाला है या नहीं। उसकी बात मानकर अशोकन तमिलनाडु के उस स्टेशन में कॉल करता है और पूछता है, क्या वहाँ स्टीफन नाम का कोई ऑफिसर है? जवाब आता है, नहीं, इस नाम का कोई पुलिस वाला यहाँ कभी नहीं था। फोन कटते ही माहौल भारी हो जाता है, लेकिन तभी वॉकी टोकी फिर से आवाज देता है, स्टीफन की टूटी हुई आवाज, सर प्लीज जल्दी आइए, मैं ज्यादा देर नहीं बचूंगा। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। स्टीफन और उसके साथी एक बस में कुछ कैदियों को दूसरे जेल ले जा रहे थे। सब सामान्य था। तभी एक कैदी अचानक एक पुलिस वाले की बंदूक छीन लेता है और फायर कर देता है। एक पल में सब बदल जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। कैदी भागकर जंगल में घुस जाते हैं। स्टीफन और उसकी टीम उनका पीछा करते हुए अंदर तक पहुंच जाती है। यहीं हमें पीटर भी दिखता है, वही पुलिस वाला जिसे बाद में जीप ने टक्कर मारी थी। जंगल के अंदर हालात और बिगड़ जाते हैं। कैदी अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं, पुलिस वालों पर हमला करते हैं, कई घायल हो जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं। इसी भगदड़ में स्टीफन भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब वो जंगल के बीच अकेला पड़ा है। उसे नहीं पता उसके बाकी साथी जिंदा हैं या नहीं, और बाहर निकलने का रास्ता जैसे कहीं खो गया है। अब स्टीफन बस इतना ही बता पाता है कि वो कब से उस बड़े मंदिर जैसी मूर्ति के पास फंसा हुआ है और लगातार मदद मांग रहा है। अशोकन एक बार फिर तमिलनाडु के इंस्पेक्टर को कॉल करता है और इस बार पूरी कहानी सुनाता है। 5 पुलिस वाले, कैदियों का भागना, जंगल में पीछा, यहाँ तक कि स्टीफन के बताए नाम भी गिनाता है। जैसे ही वो मुतवेल का नाम लेता है, उधर सन्नाटा छा जाता है। इंस्पेक्टर धीमी आवाज में कहता है, मुतवेल मेरा पिता था। 30 साल पहले वो भी कुछ पुलिस वालों के साथ कैदियों को लेकर इसी जंगल में गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। वो साफ चेतावनी देता है, ये वही जगह है और तुम लोग बहुत खतरनाक इलाके में हो, जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ। ये सुनकर अशोकन, आनंद और रेजी के चेहरे उतर जाते हैं। अशोकन तुरंत वॉकी टोकी उठाता है, स्टीफन से पूछता है, तुम लोग जंगल में कब आए थे? आज की तारीख क्या है? उधर से बिना रुके जवाब आता है, मई 1994। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब 30 साल पहले का आदमी आज उनसे बात कर रहा है। आनंद कांपती आवाज में लोकेशन फिर कंफर्म करता है। स्टीफन वही दोहराता है, मूर्ति के दाईं तरफ बड़ा पेड़, मैं उसी के नीचे हूँ। धीरे धीरे दोनों उस पेड़ तक पहुंचते हैं और जो देखते हैं वो सब कुछ बदल देता है। वहां 2 कंकाल पड़े होते हैं और उनके पास एक पुराना वॉकी टोकी। रेजी ये देखकर बुरी तरह घबरा जाता है, लगभग चिल्लाते हुए कहता है, मैं यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगा। सीन कट होता है। एक बूढ़ी औरत अपने जवान बेटे के साथ अस्पताल पहुंचती है। वो उसी पीटर को देखने आई है जिसे जीप एक्सीडेंट के बाद भर्ती किया गया था। कांस्टेबल पूछता है, क्या वो आपका बेटा है? औरत शांत आवाज में कहती है, नहीं, वो मेरा पति है। वो बताती है कि उसका पति 30 साल पहले जंगल में गया था और कभी वापस नहीं आया। अब अचानक इतने साल बाद मिला है, इसलिए वो उसे देखने आई है। ये सुनते ही कांस्टेबल के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि बेड पर पड़ा पीटर करीब 40 साल का दिखता है, जबकि सामने खड़ी उसकी पत्नी उम्र के आखिरी पड़ाव पर है। औरत खुद भी हैरान है, कहती है जब वो 30 साल पहले गया था तब जैसा था आज भी लगभग वैसा ही है, जैसे उसके लिए वक्त रुका हुआ हो। इलाज के दौरान ही पीटर की मौत हो जाती है। ये सारी बातें कांस्टेबल अशोकन को फोन पर बताता है और अब अशोकन के पास कोई जवाब नहीं होता। उधर जंगल में रेजी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, क्योंकि अब वो वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहता। इसी बीच फोरेंसिक टीम उस कीचड़ से सनी लाश की जांच कर रही होती है। जैसे ही वो उसका पर्स खोलते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं। आईडी कार्ड के मुताबिक वो लाश किसी और की नहीं, खुद रेजी की है।
अशोकन और आनंद सन्न रह जाते हैं क्योंकि रेजी तो अभी उनके साथ ही था, कुछ ही देर पहले ही तो बाहर रास्ता ढूंढने गया है, तो उसकी लाश यहाँ कैसे। सीन कट होता है। रेजी सच में एक दलदल में फंसा हुआ है। वो पूरी ताकत से चिल्ला रहा है, सर बचाओ। आवाज सुनकर आनंद और अशोकन उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसे बाहर खींचने की कोशिश करते हैं। ऊपर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। हालात और बिगड़ जाते हैं। इसी जद्दोजहद में आनंद का हाथ कट जाता है और उसका खून जमीन पर टपकता है। जैसे ही खून मिट्टी को छूता है, जंगल फिर जाग उठता है। अचानक बारिश रुक जाती है। आसमान काले बादलों से भर जाता है। पेड़ अपने आप झूमने लगते हैं और चारों तरफ अजीब डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। आवाजें इतनी तेज होती हैं कि तीनों अपने कान और आंखें कसकर बंद कर लेते हैं, जैसे कुछ उन्हें देख रहा हो और वो उसे देख नहीं सकते। कुछ पल बाद जब आनंद आंखें खोलता है तो सब कुछ बदल चुका होता है। वो खुद को अचानक 1940 के उसी जंगल में पाता है जहां एंड्रिया अपने पति को पागलों की तरह ढूंढ रही है। उसकी आवाज पेड़ों के बीच गूंज रही है, जेम्स कहाँ हो तुम? आओ ना, मुझे एक किस तो दे दो। अचानक उसकी नजर आनंद पर पड़ती है। वो चौंक कर पूछती है, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? डर से आनंद पीछे हटता है और भागते भागते सीधा जेम्स से टकरा जाता है। जेम्स अधमरी हालत में इधर उधर भटक रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं। तभी जेम्स भागते भागते एंड्रिया के सामने आ जाता है और झट से चाकू से उसके पेट पर वार कर देता है। लेकिन भागने से पहले ही एंड्रिया के आदमियों में से एक उस पर हमला कर देता है। जैसे ही जेम्स का खून जमीन पर गिरता है, जंगल फिर जाग उठता है। काले बादल, डरावनी आवाजें और माहौल एक झटके में बदल जाता है। वो एक और समय में पहुंच चुका होता है। इस बार वो 30 साल पुराने उसी दौर में है जहां स्टीफन और उसकी टीम कैदियों का पीछा कर रही थी। चारों तरफ अफरा तफरी है। कैदी और पुलिस आमने सामने भिड़े हुए हैं। तभी अचानक आनंद वहां प्रकट हो जाता है। मुठभेड़ के बीच एक पुलिस वाला एक कैदी के हाथ पर गोली चला देता है और जैसे ही उसका खून जमीन से टकराता है, वही सिलसिला फिर शुरू। मौसम बदलता है, आवाजें तेज होती जाती हैं, जैसे जंगल खुद चीख रहा हो। आनंद फिर से आंखें बंद करता है और इस बार जब खोलता है तो तीसरी टाइमलाइन में खड़ा होता है। यहाँ एक आदमी पेड़ों के तनों पर गोल गोल निशान बना रहा होता है। वो आनंद को देखकर बिल्कुल शांत रहता है और कहता है, लगता है सर आप भी इस जंगल में फंस चुके हैं। वो आगे बोलता है, आपने जो देखा वो कोई भ्रम नहीं था, ये सब सच में घटित हो चुका है। जब भी जमीन पर खून गिरता है, ये जंगल पुरानी घटनाओं को दोबारा जीने लगता है, जैसे समय पीछे घूम रहा हो। आनंद हैरान रह जाता है और पूछता है, आखिर ये सब हो क्यों हो रहा है? वो आदमी गहरी सांस लेकर कहता है, इसके पीछे एक पुर्तगाली शासक एंटोनियो का हाथ है और यहीं से वो इस जंगल का अंधेरा इतिहास खोलता है। बहुत साल पहले यहाँ एक जनजाति रहती थी जो कौवों की एक विशाल पत्थर की मूर्ति को देवता मानती थी। गर्भवती औरतें वहां जाकर कौवों को दाना खिलाती थी ताकि उनके बच्चे को आशीर्वाद मिले। फिर एक दिन एंटोनियो अपने सैनिकों के साथ यहाँ आता है और ऐलान करता है, अब से तुम्हारा भगवान मैं हूँ। जो लोग नहीं मानते उनके मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, गांव जला दिए जाते हैं और सोना चांदी लूट लिया जाता है। जब एंटोनियो को इस खास जनजाति के बारे में पता चलता है तो वो उनकी कौवे की मूर्ति को भी तोड़ने निकल पड़ता है। हाथियों और रस्सियों से वो मूर्ति को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिलती तक नहीं। गुस्से में वो पूरी जनजाति को खत्म कर देता है, उनका अस्तित्व मिटा देता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो और भी खौफनाक है। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो बार बार घूमकर उसी मूर्ति के पास पहुंच जाता है। जंगल उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। तब उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। पेड़ों पर निशान बना रहा आदमी धीरे से कहता है, तभी से ये जंगल श्रापित हो गया। जब भी यहाँ खून गिरता है, समय की परतें खुल जाती हैं और पुरानी घटनाएं फिर से चलने लगती हैं। आनंद अब भी हैरान है। वो पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम हो कौन? उस आदमी की आंखों में अजीब सा सुकून होता है। वो कहता है, इस सब के पीछे असली जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने ही एंटोनियो को इस जनजाति और उनकी पूजा के बारे में बताया था। वो आदमी मान लेता है, अगर उसने एंटोनियो को इस जगह के बारे में ना बताया होता तो ना ये नरसंहार होता, ना ये श्राप और ना ही ये समय चक्र बनता। वो साफ कहता है, इस चक्र से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जिस घटना से ये सब शुरू हुआ उसे रोकना या बदलना होगा। ये सुनकर आनंद आगे बढ़ता है और थोड़ी ही दूरी पर उसे अपना ही वर्तमान सीन फिर से चलता हुआ दिखता है। वही पल जब वो और अशोकन मिलकर रेजी को दलदल से खींच रहे थे और उसके हाथ से गिरा खून इस पूरे लूप को एक्टिवेट कर देता है। कुछ देर बाद वो फिर 1940 वाले टाइम में पहुंच जाता है। इसी बीच एक पुरानी घटना सामने आती है। कुछ स्कूल के बच्चे जंगल के रास्ते घर लौट रहे होते हैं। तभी एक छोटा बच्चा एक सफेद घोड़े को देखकर उसके पीछे चल पड़ता है। उसकी बड़ी बहन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। ये छोटा बच्चा कोई और नहीं, खुद रेजी है। प्रेजेंट वाला रेजी भी ये सब याद करने लगता है और अनजाने में फिर उसी दलदल की तरफ बढ़ जाता है। मुश्किल से खुद को बाहर निकालता है, तभी सामने अपने बचपन वाला रूप और बहन को देखता है।
वो चिल्लाता है, दीदी मैं हूं, मेरी बात सुनो। लेकिन दोनों डर कर उससे दूर भाग जाते हैं, जैसे वो कोई अजनबी हो। उधर आनंद दूर से ये सब देख लेता है और रेजी को पुकारते हुए उसके पीछे भागता है। तभी कहानी फिर उसी सीन में लौटती है जहां कुछ लोग शिकार के लिए जंगल आए थे। झाड़ियों में हलचल होती है, लड़की घबराकर फायर कर देती है और इस बार गोली सीधे रेजी को लगती है। वो वहीं गिरकर मर जाता है। एक पल के लिए सब जम जाते हैं और जैसे ही उसका खून जमीन को छूता है, जंगल फिर से जिंदा हो उठता है। वही काले बादल, वही आवाजें और टाइम लूप दोबारा शुरू। आनंद एक झटके में फिर स्टीफन वाली टाइमलाइन में पहुंच जाता है। इस बार वो सब जानता है, इसलिए तुरंत बीच में कूद पड़ता है। एक पुलिस वाला कैदियों पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन आनंद उसका हथियार छीन लेता है और कैदियों को भगा देता है। वो स्टीफन से कहता है, अभी इन्हें पकड़ना जरूरी नहीं, अगर किसी का खून गिरा तो हम सब हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएंगे। स्टीफन हैरानी से पूछता है, तुम हो कौन? आनंद गहरी सांस लेकर कहता है, मैं भी पुलिस ऑफिसर हूँ। और फिर वो एक ऐसी बात बताता है जो सब कुछ बदल देती है। अगर तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकले तो कभी अपने बेटे को नहीं देख पाओगे। स्टीफन चौंक जाता है, पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता? आनंद अपना आईडी कार्ड दिखाता है और कहता है कि वो बेटा मैं ही हूँ। वो अपनी जेब से पुरानी फोटो निकालता है जो स्टीफन से हूबहू मिलती है। वो धीरे से कहता है, मैंने अपने पिता को कभी नहीं देखा और आज किस्मत ने मुझे मौका दिया है उनकी जान बचाने का। ये सुनकर स्टीफन सन्न रह जाता है। कुछ पल बाद वो पूछता है, तो फिर यहाँ से निकलेंगे कैसे? आनंद समझाता है, सबसे पहले सबको एक जगह इकट्ठा करो और ध्यान रखो, किसी का खून जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। स्टीफन वोकी टोकी पर अपने साथियों को बुलाता है और सब मिलकर उस बड़ी मूर्ति के पास जमा हो जाते हैं। वो जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, अलग अलग रास्ते लेते हैं, लेकिन हर बार घूमकर वहीं वापस आ जाते हैं। थक कर सब बैठ जाते हैं। तभी आनंद की नजर पेड़ पर बने एक गोल निशान पर पड़ती है, वही सिंबल जो उसने पहले उस रहस्यमय आदमी को बनाते देखा था। अचानक उसे समझ आता है कि शायद इस चक्र को तोड़ने के लिए उन्हें इस घेरे को पूरा करना होगा। वो सबको समझाता है, हम सब इस मूर्ति के चारों तरफ घूमते रहेंगे जब तक ये घेरा पूरा ना हो जाए। सब एक दूसरे को देखते हैं और फिर धीरे धीरे उस कौवों की मूर्ति के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे किसी अदृश्य दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हों। तभी जंगल में छुपे भागे हुए कैदी वहां पहुंच जाते हैं और अचानक पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं। हाथापाई में कई पुलिस वाले मारे जाते हैं और आखिर में किसी तरह सिर्फ आनंद, स्टीफन और पीटर ही बचते हैं। तीनों वहां से भागते हैं, लेकिन तभी एक कैदी लकड़ी के डंडे से स्टीफन के हाथ पर जोर से वार करता है। उसके हाथ से खून टपकता है और लूप फिर से ट्रिगर हो जाता है। मौसम पलटता है, वही डरावनी आवाजें, वही झटके, लेकिन इस बार लगातार घूमते घूमते जैसे कोई अधूरा रिचुअल पूरा हो रहा हो। वो लोग अचानक जंगल से बाहर एक सड़क पर पहुंच जाते हैं। सड़क पर गुजरती गाड़ी को रोककर आनंद पहले तारीख और समय कंफर्म करता है। सब ठीक है, वो अब उसी समय में है, ना अतीत ना भविष्य। अब वो स्टीफन से कहता है, सीधे घर जाओ अपनी पत्नी और बच्चे के पास और वादा करो इन सब घटनाओं के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, ताकि तुम्हारी जिंदगी सामान्य रह सके। टूटा हुआ थका हुआ स्टीफन आखिरकार मान जाता है और वहां से चला जाता है। आनंद एक बार फिर अकेला उस मूर्ति के पास लौटता है। अब उसे समझ आ चुका है, ये उसका समय नहीं है यहाँ, जिंदा रहकर भी वो फंसा रहेगा। वो अपनी बंदूक निकालता है और खुद पर गोली चला देता है ताकि ये टाइमलाइन यहीं खत्म हो सके। सीन कट। आनंद आंखें खोलता है और खुद को अस्पताल के बेड पर पाता है। उसके पास उसका पिता स्टीफन बैठा है, अब वर्तमान उम्र में। उसी वक्त खबर मिलती है उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है। दोनों की आंखों में खुशी भर जाती है। कुछ समय बाद आनंद का ट्रांसफर उसी बॉर्डर वाले गांव में हो जाता है। वो सोचता है शायद अब सब खत्म हो चुका है। रास्ते में उसकी मुलाकात फिर अशोकन से होती है, जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी होती है। दोनों साथ में निकलते हैं। तभी कॉल आता है, जंगल में शिकार के लिए गए कुछ दोस्तों में से एक लड़की बुरी तरह घायल मिली है। लोकेशन मिलते ही वो तेजी से बढ़ते हैं और रास्ते में एक जख्मी लड़की उनकी गाड़ी के सामने आ गिरती है। आनंद उसे तुरंत कार में बैठाकर अस्पताल ले जाने लगता है। उसकी डिटेल्स देखने के लिए जैसे ही वो उसका मोबाइल उठाता है, उसका दिल रुक जाता है। वॉलपेपर में उसकी अपनी ही तस्वीर होती है। आनंद समझ जाता है ये कोई अजनबी नहीं, उसकी अपनी बेटी है, लेकिन भविष्य की। लड़की होश में आते ही धीरे से कहती है, पापा, और अगले ही पल उसकी गोद में दम तोड़ देती है। ये पल आनंद को अंदर से तोड़ देता है। घबराकर वो तुरंत अपनी पत्नी को कॉल करता है, पूछता है बेटी के बारे में। उधर से जवाब आता है, वो तो घर पर है, अभी दूध पीकर सोई है। आनंद के हाथ कांपने लगते हैं। अगर बेटी घर पर है तो ये कौन थी? तभी उसकी नजर दूर जंगल की तरफ जाती है। एक सफेद घोड़े पर बैठा एंटोनियो दूर खड़ा उसे देख रहा होता है और हल्की मुस्कान दे रहा होता है। उसी पल सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। उसे याद आता है वो आदमी जिसने कहा था इस टाइम लूप की जड़ वही है जिसने एंटोनियो को इस जनजाति के बारे में बताया। मतलब जब तक उस पहली घटना को नहीं रोका जाएगा, ये चक्र खत्म नहीं होगा। आनंद समझ जाता है
उसे फिर से सबसे शुरुआत में जाना होगा, उस पल पर जहां सब शुरू हुआ था, और एंटोनियो को रोकना होगा। और इसी इरादे के साथ वो फिर उसी जंगल की गहराई में बढ़ जाता है। इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, और जो सबसे दिलचस्प कमेंट होगा उसे मैं पिन करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही शानदार स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन दबाना मत भूलना, वरना अगली कहानी तुम्हें ढूंढती रह जाएगी और तुम उसे। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।